एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 69 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में हम यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके और उसमें हम बेसिक इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन, प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड फर्स्ट फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके। हाउ टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। 9.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी डिस्टेंस फार्मूला की ही एप्लीकेशन है। इस पूरे चैप्टर में दो ही तो फार्मूलाज हैं, एक तो डिस्टेंस फार्मूला का है और दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला है। 9.2 में एक टाइप ऑफ डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी डिस्टेंस फार्मूला का, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी डिफरेंट है, तो पहले हम उसको उस प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएंगे। उस प्रॉपर फॉर्म में लाने से पहले एक इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है कि इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती है। मैं चूँकि पर्टिकुलर इंटरसेप्ट हमें रिक्वायर्ड है, मैं उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सपोज़ ये कार्टेशियन प्लेन x o x डैश, दिस इज y o y डैश। अब इसमें कोई एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है जो इसे एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पर। तो रिमेंबर, सपोज ये एक पॉइंट P है, x एक्सिस को ये लाइन पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट नॉट इंटरसेप्ट, मैं इंटरसेक्ट का वर्ड अभी यूज कर रहा हूं। और यही लाइन y एक्सिस को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन हो रही है इनकी। अब ये याद रखने वाली ये बात है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमने पढ़ा था x y। इस ऑर्डर्ड पेयर में इस पोर्शन को एब्सिसा कहा जाता है, x को, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को एब्सिसा कहा जाता है और सेकंड एलिमेंट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट और कंबाइंड फॉर्म में दोनों को कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। इसी वजह से इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है कि जितने भी हम इस ज्योमेट्री में डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम डिस्कस किया जाए। तो याद रखने वाली बात यह है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसका एक्स कंपोनेंट की कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर होती है, लाइक ए है, जबकि उसका वाई कंपोनेंट 0 होता है। उसकी वजह, जब वो है एक्स एक्सिस पर तो उस पॉइंट की वर्टिकल मूवमेंट तो है ही कोई नहीं, ना तो वो एक्स एक्सिस से अबव है ना वो बिलो है, तो वाई वर्टिकल मूवमेंट उसकी 0 पर है। इसी तरह एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा और वाई कंपोनेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब जितनी इसकी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है उसको इसका एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है। ये ए डिस्टेंस है ना उसका, तो इसको इसका एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है। और ये इसका y एक्सिस पर कवर्ड डिस्टेंस b है, तो इसे y इंटरसेप्ट का नाम दिया जाता है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में ये टर्म्स आनी थी, इन टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़नी है, यही वजह है कि ये टर्म्स पहले से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट लेते हैं।
9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, इसमें भी वही पॉइंट्स क्वेश्चन को सपोज करते हुए इसी तरह से किया गया है। लेट P बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट उसका बताया गया है a, x कंपोनेंट उसका a है, एंड q बी अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट, वो b गिवन है आपको। तो एज गिवन बिलो, find the distance between P and Q. Between P and Q, P और Q के दरमियान डिस्टेंस बताना है। तो इसके मुताबिक अगर हम इसकी फिगर बना लें रफली, अच्छा ये नेगेटिव एक्सिस पर भी हो सकते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स, कोई ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव, जस्ट उसको जनरलाइज करने के लिए मैं पॉजिटिव साइड पर शो करता हूँ कि सपोज P इज़ अ पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट x कंपोनेंट a है, तो y कंपोनेंट तो अंडरस्टूड एज 0 होगा, और Q इज़ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट b और x कोऑर्डिनेट तो अंडरस्टूड एज 0 होगा। ये बात हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। दिस इज ओरिजिन x o x डैश, दिस इज y o y डैश। अब इसके मुताबिक एज गिवन दैट P is a point on x-axis, so its y coordinate is 0. That is P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a0 and Q is a point on y axis, so इसमें क्या होगा, its x कोऑर्डिनेट इज 0, यानी इसमें Q के कोऑर्डिनेट्स 0 भी होंगे। इन अदर वर्ड्स हमने P और Q को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना है। स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात डिस्क्राइब की है, प्रॉपर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में नहीं लिखा हुआ, तो हमने पहला काम तो उसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में किया है, जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लेकर आए हैं। अब अगले पार्ट्स में आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अब हम आ सकते हैं फर्स्ट पार्ट पर, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू व्हेन ए इज 9 एंड बी इज 7। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A0, यानी P इज 90। Q के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला था 0B मीन्स 07। तो पहले तो आपने उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा। अब आप उसी तरह से, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते थे। पहले डिस्टेंस फार्मूला का रेफरेंस देंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल टू रेडिकल एब्सोल्यूट
x2 माइनस x1 स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 स्क्वायर। पी क्यू डिस्टेंस विल बी, इसी को आप पी क्यू डिस्टेंस पर अप्लाई करते हैं। पी क्यू डिस्टेंस इज, अब उस पर फॉर्मूला लगाया कि x2 माइनस x1 स्क्वायर 9 माइनस 0 और ये y2 माइनस y1 स्क्वायर 0 माइनस 7, ये हो जाएगा 9 और ये माइनस 7, स्क्वायर से एक्सपेंड किए 81 और ये 49 और इनको सम अप किया तो 130, ये पी क्यू डिस्टेंस आ जाता है। यूनिट भी लिख लेते हैं, यूनिट का वर्ड। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट इसका डिफरेंट था, मामूली फ़र्क था, बाकी सारा क्वेश्चन वही कुछ है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट में, द वैल्यू ऑफ a इज गिवन टू बी 2 एंड b इज 3। तो सबसे पहले वही p के कोऑर्डिनेट्स a0 मीन्स p इज 2 0 और q के कोऑर्डिनेट्स 0b मीन्स 0 3। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू रेडिकल एब्सोल्यूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, दिस इज x2 2 माइनस 0 और ये 0 माइनस 3 स्क्वायर। दिस विल बी रेडिकल में आ जाएगा, दिस इज 2 स्क्वायर और ये माइनस 3 स्क्वायर। 4 प्लस 9, दिस इज 13, दिस इज पी क्यू डिस्टेंस। तो ये पी क्यू डिस्टेंस आ जाता है। अच्छा, अब इसमें यह है कि पेपर में तो ऑब्वियसली एक पार्ट ही आना है, लेकिन आपको हर पार्ट से पहले ये फिगर बना के थोड़ा ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देनी चाहिए, जस्टिफाई कर देता है उसको कि किस तरह से वो ऑडिट पेयर बने हुए हैं। तो इसीलिए मैंने ये हर पार्ट के लिए जर्नल स्टेटमेंट्स आपको बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट है इसका, a इज -8 एंड b इज 6। तो सबसे पहले p और q, p is a0 means p is -80, whereas q is 0b means 06। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला है d इज इक्वल टू रेडिकल x2 माइनस x1 के एब्सोल्यूट का स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर। पी क्यू एक्चुअल डिस्टेंस तो पी क्यू बना, इज वैल्यू सब्सटीट्यूट की, दिस इज -8 माइनस 0 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 0 माइनस 6 स्क्वायर। दिस इज -8 स्क्वायर और ये -6 स्क्वायर। यू नो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज 64 एंड 36, सम इज 100। अब 100 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए वो आउट ऑफ रेडिकल किया जा सकता है। तो आंसर
10 यूनिट्स। फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में A is -2 and B is -3। तो पहले तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स P is A0 मीन्स -2 0 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0B मीन्स 0 -3। डिस्टेंस फार्मूला लगाया। बाय डिस्टेंस फार्मूला और फार्मूला क्या है? D इज इक्वल टू रेडिकल एब्सोल्यूट्स x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट की जब हमने, दिस इज -2 -0 प्लस 0 -3, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया। ये -2 -0 बिकम्स -2 ही रहेगा और ये 3 का स्क्वायर, दिस -2 का स्क्वायर +4 और ये 9, तो स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स। दिस इज PQ डिस्टेंस। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पार्ट, थोड़ा सा डिफरेंट। A इज स्क्वायर रूट 2 एंड द वैल्यू ऑफ B इज 1। ये स्क्वायर रूट देख के आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मेथड इसका थोड़ा डिफरेंट थोड़ी हो गया है। तो P के कोऑर्डिनेट्स A0 मीन्स स्क्वायर रूट 2 0 और Q के कोऑर्डिनेट्स 0B मीन्स 0 1। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस अप्लाई किया, D रेडिकल एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, दिस इज स्क्वायर रूट 2 माइनस 0 स्क्वायर और ये 0 माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 ही रह जाएगा और ये -1। इनसाइड दिस रेडिकल ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 और -1 का स्क्वायर +1, तो आंसर आ जाएगा PQ डिस्टेंस का। PQ डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स। और इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सिक्स पार्ट। द वैल्यू ऑफ A इज -9 एंड द वैल्यू ऑफ B इज -4। तो सबसे पहले P की कोऑर्डिनेट्स A0 मीन्स -90 और Q के कोऑर्डिनेट्स 0B मीन्स 0 -4। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। बाय डिस्टेंस फार्मूला D इज रेडिकल एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 स्क्वायर।
वैल्यू सब्सटीट्यूट की, वो आ रहा है -9 -0 स्क्वायर, और ये 0 -4, तो माइनस इंटू माइनस +4 हो चुका होगा स्क्वायर। 0 माइनस या प्लस करने से वो एज इट इज रहता है। दिस इज -9 स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81 एंड दिस इज 16, तो 97 का स्क्वायर रूट आ जाता है PQ डिस्टेंस, 97 स्क्वायर रूट यूनिट्स। नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशंस। एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म होते ही आपकी बुक पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्हें प्रॉपर फॉर्म में नोट्स में किया गया है। बुक में ज़रा दो डेफिनेशंस इकट्ठी बता दी, काफ़ी मिक्स और कनेक्टेड लगती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डेफिनेशंस आती हैं, तो नोट्स में उनको अलहदा सेपरेटली करके बताया गया है, वो बहुत बेहतर तौर पर बताया गया है। मैं बुक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसमें वो कमी बता सकूँ जो नोट्स में पूरी करके बताई गई है। तो डेफिनेशन आ जाती है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हों उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। वैसे अंडरस्टूड सी बात है कि दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। असल कोलिनियरिटी का 3 पॉइंट से चलता है, लेकिन चूंकि दो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो इस वजह से हमें उसके बारे में ये बताना पड़ेगा। तो सपोज ये है पॉइंट P Q R, ये 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर तब कहेंगे कि जब वो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे। वैसे तो इस लाइन पर सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब लाइन, तो सेम लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले तमाम पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। तो 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, और या 2 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे एग्जिस्ट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देते हैं। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हुए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मैं वही पॉइंट्स P, Q और R की एग्जांपल देता हूं। ये 3 पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो ये नॉन कोलिनियर है। लेकिन इसके लिए हम 3 का वर्ड यूज करेंगे, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो होते ही कोलिनियर हैं। 2 पॉइंट्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता हो कि वो एक लाइन पर एग्जिस्ट, यानी कोई से 2 पॉइंट्स है उनमें से एक लाइन तो बड़ी इजीली पास कर सकती है। तो इसलिए जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो मामूली चेंज के साथ कि 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर इफ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, इतनी मामूली चेंज के साथ हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे। बुक में अब ये क्या किया गया? बुक में वर्डिंग जो यूज की गई है कि 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर हम बुक के मुताबिक चलें और पेपर में आ जाता है कि डिफाइन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो क्या हम ये लिखेंगे बुक वाली वर्डिंग, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? ये डेफिनेशन तो ना हुई। यही वजह है कि हमें इन दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन सेपरेटली नोट्स में सेपरेट करके दी गई है। कोलिनियर पॉइंट्स की एक अलग हेडिंग के साथ नोट्स में है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की एक अलग हेडिंग के साथ नोट्स में है, राइट? इसी के साथ कंडीशन पता चलती है कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की। अब 3 पॉइंट्स P, Q एंड R को कोलिनियर कब माना जाएगा? कि जब PQ डिस्टेंस प्लस QR डिस्टेंस PR डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स का डिस्टेंस स्मॉलर डिस्टेंसेस के सम के अगर इक्वल आ जाए
तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन अगर पी क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू आर डिस्टेंस नॉट इक्वल टू पी आर डिस्टेंस आ जाए तो ये 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर नॉन कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियरिटी या नॉन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की ये कंडीशन है कि 2 डिस्टेंसेस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो वो कोलिनियर हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। तो ये भी बात बुक में भी है, वही अदरवाइज करके ही है, लेकिन नोट्स में प्रॉपरली सेपरेट करके इसको बताया गया है कि जैसे बुक में लिखा हुआ है, लेट पी क्यू एंड आर बी द 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर इफ पी क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू आर डिस्टेंस इज इक्वल टू पी आर डिस्टेंस, और फिर कॉमा के बाद अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये अदरवाइज वाली में वो पूरी बात नहीं बताई गई, तो नोट्स में इसको प्रॉपरली सारा सेपरेटली करके बताया गया है। तो किस तरह से आ सकते हैं? यू भी आ सकता है, डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इकट्ठे भी आ जाए तो भी आपने अदरवाइज करके नहीं करना, आपने सेपरेट डेफिनेशन ही बतानी है। ये भी हो सकता है, डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स, ऑल्सो राइट द कंडीशन दैट द 3 पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर, तो वो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बता देंगे आप। ये भी हो सकता है, यानी ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। यू भी आ सकता है, डिफाइन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अंडर व्हाट कंडीशन 3 पॉइंट्स P, Q एंड R आर नॉन कोलिनियर, इस तरह करके भी आ सकता है। तो शक्लें कोई भी आ जाए, आपको कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी और कंडीशन फॉर नॉन कोलिनियरिटी, ये 4 बातें आनी चाहिए। जो भी कॉम्बिनेशन बना के पेपर में क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। उसके बाद ये बुक के पेज 170 पर है, जबकि नोट्स के पेज 201 और 202 पर है। अगली डेफिनेशन इन्हीं से कंटिन्यू है, अगले पेजेस पर कंटिन्यू है। नेक्स्ट पेज पर डेफिनेशन आ जाती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल, पहली बात, एक क्लोज्ड फिगर का नाम ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। तो अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन, चूंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, प्लेन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो प्लेन की बात करेंगे। तो अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन ज्वाइन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो देखें, ट्रायंगल की डेफिनेशन वही कोलिनियरिटी के मुताबिक, तो 3 पॉइंट्स A, B और C तीनों नॉन कोलिनियर है ना, तो किसी प्लेन पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो क्लोज फिगर बन रही है वो ट्राइंगल है। तो नोट करें, की पॉइंट्स इसके 3 हैं। अ क्लोज फिगर का वर्ड जरूरी, इन अ प्लेन, प्लेन का जरूरी, ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का जिक्र जरूरी, इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। मोर ओवर ये कि बेटा जितनी भी डेफिनेशंस आप करेंगे, मैं 10, 11, 12 चैप्टर के साथ बार बार बता चुका हूँ, फिर आपको याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप मैथमेटिक्स के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन थी, जो चैप्टर 1, 2, 3 या 4 में हमने पढ़ी, उनके बारे में तो ये स्टेटमेंट दी गई थी ना कि कोई भी डेफिनेशन विदाउट एग्जाम्पल नहीं लिखनी है आपने, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। पेपर में आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। वही बात ज्योमेट्री से रिलेटेड डेफिनेशंस में है कि वो तमाम डेफिनेशंस आपने विदाउट फिगर तो सोचना भी नहीं है, फिगर के साथ हर डेफिनेशन और उसके साथ उसकी कंसर्न प्रॉपर फॉर्म में बनाएगी एक फिगर। उसके बाद ट्राइंगल की टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। याद दहानी के लिए चैप्टर 10 जब आपको करवाया था उससे पहले ये सारा कुछ बताया भी था। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स कर लेते हैं। एक थी एक्यूट एंगल ट्राइंगल,
पहली बात, एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल था द एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो द ट्राइंगल हुज ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट और लेस देन 90 डिग्री। ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस यानी एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और वो है अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, वन एंगल, इसके तीनों एंगल एक्यूट, इसका एक एंगल ऑब्ट्यूज, बाकी दो एक्यूट ही रहेंगे। तो जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज, अब ऑब्ट्यूज कौन सा एंगल था? द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन हो, उनके दरमियान हो, तो वो तमाम एंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल्स कहा जाता है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज हो, रिमेनिंग टू तो अंडरस्टूड है एक्यूट हो गया। उसके बाद आ जाती है राइट एंगल ट्राइंगल। द ट्राइंगल whose one angle is right, 90 डिग्री का एंगल हो। ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। रिमेनिंग टू एंगल्स वो भी अंडरस्टूड है एक्यूट होंगे। तो वही बात फिर से याद दिला रहा हूं आपको कि किसी भी ट्राइंगल में एटलीस्ट टू एंगल्स तो डेफिनेटली एक्यूट है। अगर थर्ड एंगल भी एक्यूट है तो वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज है तो वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। और अगर थर्ड एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। उसके बाद यही विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, ट्राइंगल की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। A triangle whose all the three sides are equal in length, तीनों साइड इन लेंथ में इक्वल है, तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। ऐसी ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम देते हैं, यानी ऑल थ्री साइड्स इक्वल। इन लेंथ। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाती है। A triangle whose two sides are equal in length whereas third side is different, दो साइड इन लेंथ में इक्वल हो, तो ऐसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम दिया जाता है। टू साइड्स इक्वल। और विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, थर्ड टाइप स्केलिन ट्राइंगल। द ट्राइंगल whose no side is equal to other side, कोई भी साइड दूसरे की इक्वल ना हो, तीनों साइड्स डिफरेंट इन लेंथ होंगी, नो साइड इक्वल। अब मैंने चूंकि सारी ट्राइंगल्स की बताई हैं तो जरा तरतीब इस तरह करके बताई है। आपकी बुक में ये चार डेफिनेशन है सिर्फ, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल।
लेकिन आप इनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नो डाउट यही चार है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन चार की है, लेकिन इनको भी कोई आउट ऑफ फोकस मत समझें और कोई डिफरेंट या डिफिकल्ट बात नहीं है। तो आपकी बुक के ही पेज पर इक्विलैटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन है ज़रूर, मिसिंग क्या है उसकी फिगर, जो कि आपको नोट्स में पूरी करके बता दी गई। इसलिए बेटे मैं बार बार नोट्स का जिक्र कर रहा हूं कि ये डेफिनेशन हर सूरत आप नोट से कंसल्ट करें, बिकॉज वहां पर फिगर्स के साथ है, वहां पर ये चीज़ों की जो कमी बुक में है वो वहां पर पूरी करके बता दी गई है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बुक में बताई गई है, इफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। बुक की सीक्वेंस में पहले ये दी गई है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन है बुक की ही सीक्वेंस के मुताबिक। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल which has two of its sides with equal length while the third side has a different length। वही कमी वाली बात इसमें भी है कि इसमें भी फिगर नहीं है जो कि प्रॉपरली बुक में करके बता दी गई। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है राइट एंगल ट्राइंगल की। अ ट्राइंगल in which one of the angle has measure equal to 90 degree is called right angle triangle। और अगेन वही बात, कमी फिगर की है जो नोट्स में पूरी कर दी गई, तो वहाँ से कंसल्ट करेंगे आप। और ट्राइंगल की आखिरी टाइप जो आपकी बुक में दी गई है, बुक के अकॉर्डिंगली, स्केलिन ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल इफ द मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। तीनों ही साइड्स लेंथ में डिफरेंट हो और अलॉन्ग विद द फिगर होनी चाहिए। फिगर आप लोगों ने खुद इसके साथ बनानी है। तो ये ट्राइंगल की टाइप्स जो बुक वाली हैं वो डिस्कस की, इवन उसके अलावा वाले भी डिस्कस की, एहतियातन के वो आपको आनी चाहिए, पता आपको उनका होना चाहिए, राइट। आपने नोट किया कि आज वाले लेक्चर में डेफिनेशन ज़्यादा थी, हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, ये वो डेफिनेशंस हैं जो यूजुअली स्टूडेंट को पहले से आती होती हैं, जस्ट उनको रिकॉल करवाने की ज़रूरत है, या वो एहतियात आपको बताई है कि इनके साथ फिगर्स बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ ये डेफिनेशंस आई थिंक ऑलमोस्ट सबको आती होती है पहले से। कुछ डेफिनेशंस रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे। ट्राइंगल से रिलेटेड आज डिस्कस हो गई। क्वाड्रिलैटरल की जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली हैं वो डेफिनेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो 11 चैप्टर के साथ भी मैंने आपको अटैच करके बतानी है। तो ये डेफिनेशंस आप लोग साथ साथ याद करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।